एक सहेली कितनी हद तक गिर सकती है? उतनी हद तक कि वो आपकी सगाई की रात आपके ही बिस्तर पर आपके होने वाले पति के साथ निर्वस्त्र पकड़ी जाए और उल्टा इल्जाम आप पर ही लगा दे। नमस्ते दोस्तों, आज की ये दास्तां सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सहेली के साथ आप अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करती हैं, वह सहेली आपके मंगेतर को अपनी बाहों में भरने के लिए आपकी इज्जत की नीलामी कर देगी। आज मैं आपको सुनाऊंगी कायरा की वो अनसुनी कहानी, जिसे उसकी सहेली निशा ने धोखे की ऐसी आग में झोंका कि कायरा का अपना ही प्यार उसका दुश्मन बन बैठा। निशा ने सिर्फ कायरा का घर नहीं उजाड़ा, बल्कि उस रात फार्म हाउस के अंधेरे में एक ऐसा गंदा खेल खेला जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, जिंदगी में हम कई बार अजनबियों पर तो शक कर लेते हैं, लेकिन उन पर कभी शक नहीं करते जो हमारे साथ एक ही थाली में खाते हैं और हमारे ही बिस्तर पर सोते हैं। मेरा नाम कायरा है। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ किसी चीज की कमी नहीं रही थी। मेरे पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं और मैं उनकी इकलौती लाडली बेटी। लेकिन मेरी इस चमक दमक वाली दुनिया में एक इंसान ऐसा था जिसे मैंने अपनी परछाई बना लिया था। वह थी निशा। निशा मेरी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसकी हालत देखकर कोई भी पिघल जाए। वह हमेशा पुराने कपड़े पहनती, कॉलेज की कैंटीन में कभी कुछ नहीं खरीदती थी। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। एक दिन जब उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया तो मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने अपनी माँ से जिद की, माँ, निशा मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन है। यह आज से इसी घर में रहेगी। माँ ने मुझे बहुत समझाया था कि बेटा, खून के रिश्ते और दुनिया के रिश्ते में फर्क होता है, पर मैं तो अपनी दोस्ती के नशे में चूर थी। मैंने निशा को अपना कमरा दिया, अपना अलमारी उसके लिए खोल दी। धीरे धीरे निशा मेरी जिंदगी के हर हिस्से में घुस गई। मेरे महंगे ब्रांडेड कपड़े, मेरी ज्वेलरी, यहाँ तक कि मेरा पर्सनल फोन भी वह इस्तेमाल करने लगी। शुरुआत में मुझे लगा कि वह मेरी चीजों को देखकर खुश होती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह खुश नहीं हो रही थी, बल्कि वह उन चीजों को अपना बनाने का सपना देख रही थी। वह अक्सर रात को जब मैं सो जाती थी तो मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मेरे गहने पहनती और खुद को आईने में देखकर मुस्कुराती। एक बार मैंने उसे देख लिया था तो उसने हंसकर कह दिया, कायरा तू कितनी सुंदर है यार, मैं बस ये देख रही थी कि तुझ पर ये सब कितना जचता है। मैंने उसकी बात मान ली, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो प्यार नहीं, हवस की थी। फिर मेरी जिंदगी में ईशान आया। ईशान एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से था और स्वभाव से भी बहुत शांत और गंभीर। हमारी शादी की बात पक्की हुई। जिस दिन मैंने निशा को ईशान का फोटो दिखाई, उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। वह हकलाते हुए बोली, ये तो बहुत अमीर दिख रहा है। उस रात निशा ने मुझसे बहुत सारी बातें की। उसने पूछा कि ईशान के पास कितनी गाड़ियां हैं, उसका घर कितना बड़ा है। मुझे लगा वह मेरी फिक्र कर रही है, पर असल में वह मेरी किस्मत से जल रही थी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। ईशान अक्सर हमारे घर आने लगा। निशा हमेशा ऐसे मौके पर मेरे साथ ही रहती। वह ईशान के सामने बहुत ही मासूम बनने का नाटक करती। वह कभी कभी ईशान के लिए चाय लेकर जाती तो कभी उसके पास बैठकर मेरी बुराई बहुत ही चालाकी से करती। वह कहती, ईशान भाई, कायरा तो बहुत जिद्दी है, बचपन से ही उसे सब कुछ आसानी से मिल गया है ना, इसलिए वो रिश्तों की कदर कम जानती है। ईशान उस वक्त चुप रहता, पर निशा का जहर धीरे धीरे काम कर रहा था। एक दिन मैंने देखा कि निशा ने वही परफ्यूम लगाया था जो ईशान को बहुत ज्यादा पसंद था। वह परफ्यूम मैंने खास तौर पर अपनी सगाई के लिए रखा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे यार कायरा, गलती से लग गया, बुरा मत मानना। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती मुझे दिखी। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में वह मेरी सहेली से मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। सगाई के दिन करीब आ रहे थे और घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उस घर की दीवारों के पीछे एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। निशा अब पहले जैसे नहीं रही थी। उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा।
वह कठोर होती गई। वह अब मेरी सहेली बनकर नहीं बल्कि उस घर की मालकिन की तरह बर्ताव करने लगी थी। लेकिन मेरा अंधा विश्वास मुझे कुछ भी देखने नहीं दे रहा था। एक रात की बात है, करीब 2 बजे होंगे। मेरी नींद अचानक खुली क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी। जब मैं किचन की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा कि गेस्ट रूम की लाइट जल रही थी जहां निशा सोती थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लाइट जला रखी है। मैं धीरे से कमरे के पास पहुंची तो अंदर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। निशा किसी से फोन पर बातें कर रही थी और उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कह रही थी, हाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। कायरा को मुझ पर शक तक नहीं है। बस एक बार उसकी सगाई टूट जाए फिर देखना यह सारा ऐसो आराम और शानो शौकत और ईशान दोनों मेरे कदमों में होंगे। वह अमीर बाप की बेटी खुद को बहुत स्मार्ट समझती है पर उसे क्या पता है कि उसकी सबसे करीबी सहेली ही उसकी कब्र खोद रही है। मैं वहीं जम गई। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने वाली थी निशा ने फोन काट दिया और लाइट बंद कर दी। अगले दिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि वह अपनी माँ से बात कर रही थी। उसकी आंखों में वो मासूमियत देखकर मुझे फिर लगा कि शायद मैंने ही गलत सुन लिया होगा। अगले हफ्ते ईशान और उसके परिवार को हमने डिनर पर बुलाया था। यह एक बहुत बड़ा मौका था। मैंने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का जोड़ा खरीदा था। लेकिन डिनर से ठीक 2 घंटे पहले जब मैं तैयार होने गई तो मैंने देखा मेरा वो जोड़ा जगह जगह से कटा हुआ था। मेरी चीख निकल गई। निशा दौड़ती हुई आई और रोने का नाटक करने लगी। हाय रब्बा, यह किसने किया? कायरा, मुझे लगता है घर की नौकरानी तुझसे बहुत जलती है, उसी ने यह हरकत की होगी। मैं टूट गई थी लेकिन निशा ने तुरंत कहा, तू फिक्र मत कर, तू मेरा ये पीला सूट पहन ले, तू इसमें भी अच्छी लगेगी। मजबूरी में मैंने वही पहना। जब ईशान घर आया तो निशा ने अपनी चाल चली। वह खुद एक बेहद ही बोल्ड और चमकीली साड़ी पहनकर ईशान और उसके घर वालों के सामने आकर खड़ी हो गई। पूरे डिनर के दौरान वह ईशान को अपनी बातों में उलझाए रखी। वह कभी ईशान की प्लेट में खाना डालती तो कभी जानबूझकर उसके हाथ को छूती। ईशान असहज महसूस कर रहा था लेकिन निशा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सबके सामने हंसते हुए कहा, ईशान भाई, आपको पता है कायरा को तो खाना बनाना बिल्कुल ही नहीं आता। ये सारा खाना आज मैंने अकेले बनाया है। जबकि सच तो यह था कि सारा खाना रसोइयों ने बनाया था और मैंने उनकी मदद की थी। हद तो तब हो गई जब डिनर के बाद हम सब लॉन में बैठे थे तो निशा ने ईशान को अकेले पाकर उसे कोने में बुलाया। मैं सीढ़ियों से उन सब की हरकत देख रही थी। निशा ने ईशान से कहा, ईशान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कायरा तुम्हें धोखा दे रही है। उसका किसी और के साथ भी चक्कर है। वह सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी कर रही है। ईशान ने उसे झिड़का और निशा ने उसे एक फोटो दिखाई। वह फोटो मेरी और मेरे एक पुराने कॉलेज फ्रेंड की थी जिसे निशा ने बहुत ही गंदे तरीके से क्रॉप किया था ताकि ऐसा लगे ईशान को कि हम बहुत करीब हैं। ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। निशा मेरे पास आई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख कर बोली, पता नहीं ईशान को क्या हुआ, अचानक बिना बताए चला गया। कायरा, मुझे लगता है वो लड़का ठीक नहीं है, तुझे छोड़ देना चाहिए उसे। उस रात मुझे समझ आया कि निशा सिर्फ मेरी सहेली नहीं, वह एक जहरीली नागिन है जो मेरे ही घर में पल रही थी हम सबको डसने के लिए। लेकिन अभी तो उसकी सबसे बड़ी चाल आना बाकी था जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देने का इरादा कर लिया था। ईशान के अचानक चले जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। निशा मेरे कमरे में आकर मुझे संतावना दे रही थी, नाटक कर रही थी, पर उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अगले 2 दिन तक ईशान ने मेरे पास कोई फोन नहीं किया और ना ही मेरा फोन उठाया। मैं पागलों की तरह उसे मैसेज कर रही थी, रो रही थी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। निशा हर वक्त मेरे पास रहती और कान भरती। देख लिया कायरा, जो लड़का एक छोटी सी बात पर बिना बताए चला जाए वो जिंदगी भर तेरा साथ क्या निभाएगा। शुक्र मना भगवान की, शादी से पहले ही उसका असली चेहरा दिखा दिया तुझे। लेकिन मेरी रूह कह रही थी कि कुछ तो गलत है। मैंने फैसला किया
किया कि मैं खुद ईशान के घर जाकर उससे बात करूंगी। जब मैं ईशान के ऑफिस पहुंची तो वहां जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। ईशान के केबिन में निशा तो पहले से ही मौजूद थी। वह ईशान के बहुत करीब बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रही थी, ईशान, मैं कायरा की सहेली हूँ इसलिए चुप थी, पर मैं तुम्हें और धोखे में नहीं देख सकती। कायरा तुमसे नहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करती है। उसने तो मुझसे यहाँ तक कहा था कि शादी के बाद वो तुम्हें रास्ते से हटा देगी और अपने यार के साथ भाग जाएगी। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि ईशान चिल्लाया, बस करो निशा, मुझे यकीन नहीं होता कि कायरा ऐसा कर सकती है। निशा ने तुरंत अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने कहा, यकीन नहीं आता तो आज रात 11 बजे कायरा के फार्म हाउस पर कायरा को वक्त बिताने के लिए बुलाओ, सारी सच्चाई आ जाएगी। ईशान ने मुझसे यही बात कही। फिर मैं फार्म हाउस पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन निशा ने भी मुझसे जिद की कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैं भी सच जानना चाहती थी, इसलिए मैं चली गई। फार्म हाउस पहुंचते ही निशा ने मुझे एक ड्रिंक दी। उस जूस को पीते ही मेरा सिर भारी होने लगा, मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। निशा मुझे बेडरूम तक ले गई और मुझे बेड पर लिटा दिया। मैं होश खो रही थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि निशा मेरे कपड़े ठीक कर रही थी और मेरे पास किसी अजनबी मर्द को लेटा रही थी। ठीक 11 बजे कमरे का दरवाजा जोर से खुला। ईशान वहां खड़ा था, उसकी आंखों में नफरत और खून सवार था। कमरे की लाइट जलते ही ईशान ने देखा कि मैं एक अनजान लड़के के बाहों में बेहोश पड़ी हूँ। निशा कोने में खड़ी होकर रोने का नाटक करने लगी। ईशान, ये क्या देख लिया तुमने? कायरा तुम इतनी गिर जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मैं तो इसे समझाने आई थी, पर इसने मेरी एक न सुनी। ईशान ने एक शब्द नहीं बोला। उसने अपनी सगाई की अंगूठी निकाली और फर्श पर फेंक दी। वह नफरत से मेरी तरफ देखकर वहां से चला गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे माता पिता के पास ईशान के पिता का फोन आया कि सगाई टूट गई है। समाज में हमारी थू-थू होने लगी। निशा मेरे पास आई और मुस्कुरा कर बोली, कैसा लगा कायरा? मैंने कहा था ना कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पर अब तेरी ये किस्मत मेरी होगी। कल ईशान ने मुझे फोन किया था, वो बहुत टूटा हुआ है और उसे अब सिर्फ मेरा सहारा है। उस वक्त पहली बार मैंने निशा की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरी खामोशी निशा को डरा रही थी। उसने सोचा था कि मैं टूट जाऊंगी, रोऊंगी, पर मेरे अंदर अब दुख नहीं, प्रतिशोध की आग जल रही थी। मैंने तय कर लिया था कि जिस सहेली ने मेरा घर उजाड़ा है उसे मैं उसी के बुने हुए जाल में दफन कर दूंगी। निशा को लगा था कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। वह हर दिन ईशान के पास जाने लगी, उसे सांत्वना देने के बहाने उसके और करीब होने लगी। ईशान भी गम में डूबा हुआ था, इसलिए उसे निशा की चाल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन निशा एक बात भूल गई थी कि शिकार कितना भी शातिर क्यों ना हो, शिकारी हमेशा एक कदम आगे रहता है। मैंने रोना बंद कर दिया था। मैंने गुपचुप तरीके से उस रात के सच की तलाश शुरू की। मैंने फार्म हाउस के केयर टेकर को बुलाया और उसे पैसों का लालच दिया। उसने मुझे वह सच बताया जिसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। उस रात निशा ने उस अनजान लड़के को 50,000 रुपए दिए थे ताकि वह मेरे पास 5 मिनट के लिए लेटे और ईशान उसे देख ले। यही नहीं, निशा ने मेरे जूस में नींद की गोलियां भी मिलाई थी। मेरे पास अब गवाह था, लेकिन मुझे सबूत चाहिए था जो ईशान की आंखों पर बंधी पट्टी खोल सके। मैंने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। 1 हफ्ते बाद मैंने सुना कि निशा और ईशान की शादी की बात चल रही है। निशा ने ईशान को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। मैंने ईशान को एक अनजान नंबर से मैसेज किया, अगर उस रात का पूरा सच देखना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे उसी फार्म हाउस पर आ जाओ। दूसरी तरफ मैंने निशा को भी फोन किया और अपनी आवाज को बहुत डरा हुआ बनाया। मैंने कहा, निशा, वो लड़का जिसे तुमने पैसे दिए थे वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और वो मुझसे और सारे पैसे मांग रहा है, और अगर मैंने नहीं दिया तो वह सारा सच ईशान को बता देगा। तुम तुरंत फार्म हाउस आओ। निशा घबरा गई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। वह आनन फानन में फार्म हाउस पहुंची। वहां अंधेरा था। वह चिल्लाई, कहाँ हो तुम? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें उस रात कायरा को बर्बाद करने के लिए पैसे दिए थे, अब और पैसे नहीं मिलेंगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तो तुमने माना कि उस रात जो भी हुआ वह तुम्हारी साजिश थी? निशा पलटी तो उसके सामने मैं नहीं बल्कि ईशान खड़ा था। ईशान के पीछे मेरे माता पिता और पुलिस भी थी। मैंने पूरे कमरे में हिडन कैमरे और माइक लगा रखे थे और पुलिस सब कुछ लाइव सुन रही थी। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। वह ईशान के पैरों में गिर गई। ईशान, ये सब झूठ है। कायरा ने मुझे फंसाया है। लेकिन ईशान ने उसे नफरत से धक्का दे दिया। ईशान की आंखों में बहुत आंसू थे।
अपनी गलती के लिए और मेरे प्रति अपनी नफरत के लिए। उसने निशा से कहा, जिस सहेली ने तुझे अपनी बहन माना, तूने उसी की मांग का सिंदूर छीनने की कोशिश की। तुझे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। पुलिस ने निशा को पकड़ लिया। निशा जाते जाते भी चिल्ला रही थी, हाँ मैंने किया, क्योंकि मुझे वो सब चाहिए था जो कायरा के पास है। मुझे कायरा से बहुत नफरत है। निशा को पुलिस ले गई। ईशान ने मेरे पास आया और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, कायरा, मुझे अपनी आंखों पर नहीं बल्कि तुम पर भरोसा करना चाहिए था। क्या तुम मुझे फिर से माफ करोगी? मैंने उसकी तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। मैंने कहा, ईशान, माफी तो मैंने तुम्हें दे दी, पर वो भरोसा अब मर चुका है। जिस रिश्ते में एक बार बाहरी इंसान आकर दरार पैदा कर दे, वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। मैंने ईशान को भी छोड़ दिया और निशा को भी उसकी सही जगह पहुंचा दी। आज मैं अकेली हूँ, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सीखा कि सहेली हो या कोई और, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल कभी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कायरा और निशा की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सांप को दूध पिलाओगे फिर भी वह डसेगा ही। हम अक्सर अपनों की मदद करते हैं, उन्हें अपने घर और दिल में जगह देते हैं, लेकिन कभी कभी वही इंसान हमारी खुशियों को दीमक की तरह चाटने लगता है। निशा जैसी लड़कियां हर जगह होती हैं जो आपकी तरक्की से जलती हैं और आपकी ही थाली में छेद करती हैं। याद रखिए, भरोसा करना अच्छा है, लेकिन अंधा भरोसा करना खुदकुशी के बराबर है। अगर कायरा ने शुरू में ही निशा की हरकतों को पहचान लिया होता तो शायद उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान पैदा नहीं होता। रिश्तों की कदर कीजिए, पर अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधिए, क्योंकि पीठ पीछे आपकी क्या हो रहा है और कौन खंजर आपके पीठ में भोंक दे, जिससे आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कायरा की कहानी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।